आखिरकार नीतीश कुमार को लेकर वो प्लानिंग बन गई, वो रणनीति बन गई कि वो कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगे और 2024 में विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए वो कैसे आगे बढ़ेंगे। 5 सितंबर से नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पर आ रहे हैं। बड़ी बात देखिए, नीतीश कुमार की सबसे पहले मुलाकात सोनिया गांधी उनसे होने वाली है और उसके बाद वो कांग्रेस समेत देश की बहुत सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके नेताओं से मुलाकात करेंगे। नीतीश कुमार ये दावा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि 2024 में वो प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे, बल्कि नीतीश कुमार का ये कहना है कि वो तमाम पार्टियों को एकजुट करेंगे, विपक्षी एकता को मजबूत करेंगे। पटना में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। राष्ट्रीय परिषद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक में देश भर के जो उनके नेता हैं वो एकजुट होकर इस पर मंथन कर रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या होगी। बहुत सारी खबरें इस समय छन छन कर वहां से आ रही हैं और कहा जा रहा है कि जो एक तरह की खुफिया मीटिंग हो रही है और उसमें जो रणनीति बनाई जा रही है ताकि इसकी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातों की भनक मीडिया को भी ना लग सके, उससे जो छनकर खबरें आ रही है उससे पता चल रहा है कि नीतीश कुमार के लिए एक अलग से रणनीति बनाई जा रही है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनेंगे, इसको लेकर पार्टी में ज्यादातर नेताओं में यह मत बन रहा है कि प्रधानमंत्री को चुनौती देने के लिए नीतीश कुमार आगे बढ़ें। लेकिन यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अभी तक इस मामले में कोई हामी नहीं भरी है, लेकिन आने वाले दिनों में उन पर पार्टी से लेकर बहुत सारे नेताओं का एक जबरदस्त दबाव बढ़ने वाला है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने एक और कमाल कर दिया है। उस पर यह आरोप तो लग ही रहे हैं बहुत दिनों से कि वो चुनी हुई सरकारों को गिरा देती है, नेताओं और विधायकों को खरीद लेती है। आम आदमी पार्टी के नेता लगातार भाजपा पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी समेत कई पार्टी के नेताओं को खरीदने की योजना बना रही है और अब तक सैकड़ों विधायकों को खरीद चुकी है। इस बीच मणिपुर से खबर आई कि जनता दल यूनाइटेड के जो वहां पर विधायक थे, यानी 6 विधायक थे, उनमें से 5 को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में मिला लिया। नीतीश कुमार इसको लेकर बेहद खफा हैं। भाजपा के लोग असंवैधानिक काम कर रहे हैं, इस तरह के आरोप तो बहुत सारी पार्टियों के नेता लगाते ही हैं बीजेपी पर, लेकिन नीतीश कुमार के बात करने का जो ये अंदाज आपने देखा होगा, ये कुछ अलग तरह का अंदाज है। इसमें आक्रामकता है, इसमें भाजपा को आईना दिखाने की कोशिश है और ये कहा जा रहा है कि जो काम आप कर रहे हैं अब वो बहुत ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब जनता सब कुछ समझ चुकी है। 2024 में बस जरूरत इस बात की होगी कि तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाएं। अगर विपक्ष के नेता एकजुट हो जाएंगे तो भाजपा को जबरदस्त तरीके से मजा चखाया जाएगा और जो परिणाम आएगा वो देखने लायक होगा। एमएलए यहाँ पर आए और खुशी प्रकट कर रहे थे 10 तारीख के बाद, एकदम बिल्कुल हम लोग साथ थे, मिलने आए। आप समझ लीजिए अब, लेकिन हो क्या रहा है जरा सोच लीजिए। ये किस तरह से किसी पार्टी के जीतने वाले लोगों को किस तरह से उसको अपनी तरफ ले रहे हैं। अरे जब हम लोग अलायंस में साथ थे तब किसी को बनाया अपने यहाँ, अन्य पार्टियों से लोगों को अपनी तरफ लाना और खींचना, ये सब काम करके जो कर रहे हैं, तो ये कोई है संवैधानिक चीज है? ये कोई सही काम है? भाजपा कह रहे ये ये आप समझ रहे हैं ना, जो दूसरे लोगों पर कहते हैं। तो आप सोच लीजिए कि किस तरह का चल रहा है। इसलिए सभी लोग, विपक्ष के लोग एकजुट होंगे तो 2024 के चुनाव में जो देश की जनता का है वो निर्णय बहुत अच्छा आ जाएगा। अब देखिए विपक्षी पार्टियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कैसे कैसे आरोप लगा रही है और उन आरोपों को आप भी देखिए कि क्या उसमें कोई सच्चाई है या गलत है। अगर निराधार आरोप हैं तब तो इन नेताओं की गलती है, और अगर पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सच में जनता के साथ झूठ बोला, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश की, हिंदू मुसलमान की राजनीति को इस देश में होने दिया और मीडिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करके अपनी बात मनवाते रहे और इस तरह का नैरेटिव मीडिया के माध्यम से देश में बनाया कि सरकार ऐसा काम कर रही है कि पिछले 70 सालों में वैसा काम नहीं हुआ, विकास की ब्यार बह रही है, देश तरक्की कर रहा है और तमाम हालात ठीक हो रहे हैं। लेकिन असलियत क्या है?
जीडीपी के आंकड़े को भी झूठ बनाकर पेश किया जा रहा है। महंगाई के आंकड़ों को भी गलत तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है। बेरोजगारी के मामले पर दुनिया भर के आंकड़ों को सामने लाकर यह बताया जाता है कि भारत में जिस तरह के हालात हैं, दुनिया भर में उससे ज्यादा खराब हालात हैं। तो क्या इस तरह के दावे अगर प्रधानमंत्री की पार्टी के यानी भाजपा के नेता करते हैं और जो आरोप विपक्ष के नेता लगाते हैं, क्या उसमें सच्चाई नहीं है? देश की अर्थव्यवस्था भी चरमरा रही है, वायदे पूरे नहीं हो रहे, तो ऐसी स्थिति में इनके पास एक ही सब उपाय है कि समाज को बांटो, धर्म और मजहब के नाम पर लोगों को बांटो। कभी लव जिहाद, कभी घर वापसी, कभी गोमांस का मुद्दा, और आज देशभक्ति के नाम पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे इस देश में कौन देशभक्त नहीं? जो देशभक्त नहीं है उसको देश में रहने का अधिकार नहीं, लेकिन देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने वाले आप कौन? मैं पूछना चाहता हूं, जो देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लेता है वो आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटेगा? क्या ये सच नहीं है कि कुर्सी के लिए क्या क्या काम किया जा रहा है? अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए जो कुछ भी बन पड़ रहा है वो सब कुछ किया जा रहा है। संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर तो किया ही जा रहा है, केंद्रीय एजेंसियों का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। अपने और पराये में देश के नागरिकों को बांट दिया गया है। अपनों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, चाहे वो कितना भी गलत काम कर ले, लेकिन पराये अगर सही भी हैं तो केंद्रीय एजेंसी के सहारे उनको कमजोर करने की कोशिश की जाती है। क्या ये बात सही नहीं है कि देश के जो तमाम संसाधन हैं वो चंद लोगों की मुट्ठी में जकड़ते जा रहे हैं? देश की जो बड़ी आबादी है, विशाल आबादी है, वो गरीब है और उसके सामने 2 वक्त की रोटी की चिंता है। आटा, दही और दूध जैसे चीज़ों के महंगे होने से लोग अपने बच्चों को भी सही तरीके से खिला नहीं पा रहे हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये जवाबदेही किसकी है? चंद अमीर लोगों के पास देश की अथाह संपत्ति है, वो दुनिया के लोगों के मुकाबले में अमीर बनते जा रहे हैं, लेकिन देश की एक बड़ी आबादी मुफ्त के अनाज पे पल रही है। इसको भी देखना पड़ेगा। देश के लेखक हों, बुद्धिजीवी हों, पत्रकार हों, अगर वो अपने हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई बात नहीं, चाहे वो कुछ भी कर लें। लेकिन अगर वो पराये हैं तो उस पर किसी भी तरीके से ऐसा दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपने काम को ईमानदारी से ना करें। इन तमाम चीज़ों को देखकर साफ लग रहा है कि देश की जनता में ये सारे संदेश हैं और देश की जनता एक एक चीज़ को बारीकी से देख रही है। इसीलिए नीतीश कुमार की इन बातों में, इन दावों में सच्चाई है कि अगर विपक्षी एकता मजबूत होती है तो परिणाम कुछ और आएगा। आपको भी लगता है कि सच में देश में इस तरह के हालात हैं जो चिंता का विषय है और जनता एकजुट हो जाएगी अगर विपक्षी पार्टियां एक साथ आकर चुनाव लड़ेंगी? तो अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। इस पूरे एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।